Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of structure of bacteria from Federal Biology. If you are new on this channel, you can subscribe the channel for related videos of the topics of Federal Board, as well as you can like and subscribe it as well. You can like the videos को like कर दिया करें, क्योंकि आपका एक like बटन होता है, लेकिन ये है कि उससे इंकरेजमेंट मिलती है, तो और ज़्यादा दिल करता है कि ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दी जाएं और आप अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें। आपके लिए एफ़र्ट करने का और ज़्यादा दिल करता है। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हवाले से। इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, साइज, शेप एंड ऑल दैट हमने डिस्कशन करनी है। टिपिकल जो बैक्टीरिया है उसकी जो आउटर मोस्ट वॉल है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्माज ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एब्सेंट है। ये वाहिद ऐसे बैक्टीरिया जीनस है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट लेयर होती है। और इसके अलावा बैक्टीरिया का जो आउटर सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कैप्सूल और एक होता है पिलाई। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और एक होती हैं इंटरनल फैक्टर्स। स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर आता है इसका कैप्सूल आ सकता है। ठीक है, कुछ में जो है वो स्लाइम मौजूद होता है, यानी कैप्सूल नहीं होगा स्लाइम होगा, और इसको हम कहते हैं सेल कोट। यानी या तो कैप्सूल होगा या तो स्लाइम होगा, तो उसको हम सेल कोट कहते हैं। फिर उसके बाद इनकी आती है जी सेल वॉल। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं एक्सटर्नल, यानी सेल के बाहर हैं। फिर इनकी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर इंटरनल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनके अलावा यानी कैप्सूल या स्लाइम या सेल वॉल, और इसके अलावा इनमें क्या चीज़ें होती हैं बाहर की तरफ, इनमें एक तो पिलाए बाहर की तरफ होती है, ये आपने याद रखना है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा इनके अंदर जो है ना और मौजूद होता है जिसको हम फ्लेजेला कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल है और बाकी ज़ाहिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाकी इंटरनल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल जो होती है ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर इनर लेयर में यानी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी थिकनेस और इसकी कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमिकली, क्योंकि हम इसी की बेस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन की बेस पे। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके स्ट्रक्चर और शेप को मेनटेन करने में। ये होती क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन नेटवर्क होता है। आपने ये याद रखना है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकिन होती है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, क्योंकि ये सेल वॉल बनाती है बैक्टीरिया की, और ये डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ लिंक्ड भी होती है जिसके इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या होती है कि ये पेप्टाइड और ग्लाइकिन दो चीज़ों के साथ कंबाइन की हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल और नीचे क्या है कि ऊपर शुगर यूनिट्स हैं और नीचे क्या है कि ये अमीनो एसिड इनके साथ अटैच्ड हैं, तो ये हम इस वजह से पेप्टाइडोग्लाइकिन कह रहे हैं। और इसका दूसरा नाम म्यूरिन बी होता है, या म्यूकोपेप्टाइड भी हम कह सकते हैं। कैप्सूल क्या चीज़ होती है, कैप्सूल एक जिलेटिनस लेयर है, बैक्टीरिया को सराउंड करता है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि कैप्सूल और स्लाइम में क्या फ़र्क होता है। तो कैप्सूल क्या है, एक कॉम्पैक्ट लेयर होती है, टाइटली पैक्ड लेयर है सेल की जो सेल वॉल को सराउंड करती है। कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है होस्ट के जो है साइड बैक्टीरियोफेजेस या होस्ट के कैप्सूल जो होती है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। पहली बात कि थिक कॉम्पैक्ट लेयर है तो स्ट्रक्चर मेंटेन करेगी, दूसरी बात कि होस्ट की फैगोसाइटोसिस से बचाती है, और तीसरी बात कि पैथोजेनिसिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, स्लाइम की अगर आप बात करते हैं तो सेल लूजली अरेंज्ड होते हैं। स्लाइम लिक्विड बिल्कुल मतलब विस्कस हम कह सकते हैं कि उसको, स्लाइम जो होती है स्लिपरी टू टच है, गीली सी होती है, वेट सी होती है। तीसरी बात क्या है कि स्लाइम जो होती है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है होस्ट की बॉडी के अंदर, वहाँ पे अटैचमेंट करने में हेल्प आउट करता है और वहाँ पे बायोफिल्म फॉर्मेशन भी करता है। तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस थे। यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो कैप्सूल है ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। सिर्फ एंथ्राक्स बैसिलस है जहाँ पे कैप्सूल जो है वो पॉलीमराइज्ड होता है डी ग्लूटामिक एसिड की वजह से। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पॉलीसेकेराइड इनका समझा जाता है, और ये बेसिकली कैप्सूल क्या करता है, डिजीज़ या इसके अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्टली सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हमने बात की थी कि पेप्टाइडोग्लाइकिन बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि इसकी बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम रिएक्शन देते हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं, जो नहीं देते वो ग्राम नेगेटिव हैं। ठीक है,
तो पहली बात क्या आती है कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है ये बहुत थिकर है ग्राम पॉजिटिव में एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है इसमें टेकोइक एसिड, लिपोटेकोइक एसिड मौजूद होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे नेगेटिव में ये नहीं होते। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मोस्ट लिपिड की लेयर होती है, लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपोपोलीसेकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि पॉजिटिव में नहीं होते। सो लेइंग आउटसाइड अगर आप देखते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो यहाँ पे आप देखें कि फ्लैजेला मौजूद है, ठीक है, टेकोइक एसिड मौजूद है, पाइलस मौजूद है, कैप्सूल मौजूद है, पेप्टाइडोग्लाइकिन ये देख लें इतनी ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकिन है, ठीक है, और नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है। ग्राम नेगेटिव को आपको देख लें तो ये इसका क्या है कि फ्लैजेलम है, यहाँ पे पाइलस मौजूद है, ठीक है। ये कैप्सूल आप देख लें कितना थिक कैप्सूल है, दोनों का कंपैरिजन अगर आप करें तो इसका कैप्सूल जो होता है ये वाला ये ज़्यादा थिक है, यहाँ पे लेयर थोड़ी थिन है। और ये लिपिड की आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन सिर्फ ये एक लाइन की फॉर्म में है, और यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी मौजूद है, और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें ये स्पेस होती है जिसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कह रहे होती हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव फ्री लिविंग होती हैं, और इनमें से बहुत कम है कि कोई पैथोजेनिसिटी कॉज करे या डिजीज़ कॉज करे, अदरवाइज़ ये फ्री लिविंग ही होती हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये हमेशा जो होते हैं ना ये डिज़ीज़ कॉज करती हैं। इनमें ख़ास बात क्या है, आउटर लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। दूसरी ख़ास बात क्या है कि इनमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है। तीसरी ख़ास बात क्या है कि इनमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत थिन होती है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि ये डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि वही बात है कि जी ग्राम नेगेटिव के अंदर साइड क्या है कि इनके अंदर एक ख़ास एंजाइम होता है जिसको हम बीटा लैक्टामेज़ कहते हैं, जो डिग्रेड करता है पेनिसिलिन को और बीटा लैक्टम ड्रग्स को। तो इस वजह से ग्राम नेगेटिव आसानी से बच सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक से। शेप की अगर हम बात कर लेते हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ही है। अच्छा, यहाँ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूँ, ये आ सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, तो आपने ऊपर वाला लिखना है। यहाँ पे ये आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये आपने कंपेयर कर लेना है। आपकी जो बुक हार्ड फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है जो आप मार्केट से लेते हैं, वहाँ पे इसका बाकायदा टेबल भी है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का, वहाँ से कर लें तो और भी बेहतर है, वहाँ पॉइंट काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं इन्होंने। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल पे। अगर आप बात करते हैं इनकी शेप की, स्फेरिकल हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोकस के अंदर जिसको हम कोकाई भी पढ़ते हैं। देखें तो आपको जो है कोकस या जिसको हम अच्छा सॉरी कोकस भी पढ़ते हैं, और कॉक्साई ये आपने याद रखना है कि कॉक्साई पढ़ा जाता है। अक्सर लोग कोकाई कह रहे होते हैं, कॉक्साई जैसे आपको ये प्रोनाउंसिएशन नज़र भी आ रही है। ये अगर 2 सेल एक दूसरे के कम इस तरह से अगर होना, ठीक है, तो हम इसको नाम क्या देते हैं कि ये हमारे पास बेसिलस है, क्योंकि ये रॉड शेप हो जाता है। और डिप्लोबैसिलस हो गया, ये क्या है कि अगर चेन हो तो हम इसको जो है ना स्टेफाइलो स्ट्रेप्टो कह रहे होते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। और चेन की बजाय अगर हम कहते हैं कि इस तरह का एक बंच है, सॉरी मैं आपको अगेन बता देती हूँ। 2 तरह के मेन शेप के हवाले से, एक स्फेरिकल है जिसको हमने कॉक्साई कहा है या कॉकस का है, और दूसरा क्या होता है बेसिलस। अब जो इस तरह से रॉड शेप होते हैं ना उसको हम बेसिलस कहते हैं। 2 हो गए तो डिप्लोबैसिलस, और चेन हो गई तो क्या है स्टेफाइलोबैसिलस। और अगर बैसिलस बिल्कुल इरेगुलर इस तरह से एक बंच मौजूद है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। इसके अलावा कोकस क्या होता है कि अगर सफेरिकल है तो कोकस, ठीक है, और 2 हैं तो डिप्लो कोकाई कॉक्साई सॉरी। और अगर इस तरह की जो है इनकी चेन है तो फिर हम इसको स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे, और अगर इस तरह से हैं तो हम इनको स्पायरोकीट या इस तरह का भी नाम देते होते हैं, ठीक है जी। इनकी शेप्स हो गई। इसके साथ हम रॉड शेप अभी हमने बात की, डिप्लोबैसिलस और कोकाई बैसिलस भी होता है। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि रॉड शेप बैक्टीरिया में आपको ई कोलाई सीडोमोनास की एग्जांपल है। अच्छा, ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है, और ये डिजीज़ कॉजिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ कॉज करता है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। स्पाइरल की अगर हम बात करते हैं तो सेल्डमी इसमें टाइप्स हैं, वैसे ये थिन और फ्लेक्सिबल और रॉड शेप होती हैं। और इसमें एक ही है ट्रिपोनिमा पेलाइडम, ठीक है। और साइज़ बैक्टीरिया का 0.1 से लेकर जो होता है ना ये 600 माइक्रोमीटर तक होता है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है ना वो हमेशा माइक्रोमीटर में ही जो है ना काउंट किया जाता है। तो अगर आपको ये भूल जाता है कि साइज़ कौन सा होता है और आपको सामने फिगर्स दिए जाते हैं, तो याद रखना है कि माइक्रोमीटर का जो साइज़ होता है ना वो बैक्टीरिया का होता है। तो आपको बेसिकली जो ये फिगर्स चेंज किए जाएंगे, और साथ ही क्या है कि माइक्रोमीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऐसा भी कहा जाएगा। तो याद रखना है कि 0.1 से 600 माइक्रोमीटर जो होता है ये बैक्टीरिया का साइज़ होता है, क्योंकि ये इनके यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट।
एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी हो सकती है जी। इसमें होता ये है कि एंडोस्पोर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि स्पोर फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल लेट से हमने कहा है कि ये कोकस था जो कि एक बैक्टीरियल सेल था, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि इसमें एक इस तरह से एक थिक वॉल्ड सेल बना लिया जाता है, वहाँ पे डीएनए मटेरियल डिस्पर्स करा लिया जाता है और साथ ही क्या है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये एंडोस्पोर है, सेल के अंदर बना है। अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, बाहर से सारा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिर्फ ये एंडोस्पोर सर्वाइव करेगा। फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यही एंडोस्पोर दोबारा से जर्मिनेट करके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रिप्रोडक्शन में। तो ये आपने याद रखना है कि एंडोस्पोर बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के हवाले से, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एंडोस्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो विद इन द सेल बनता है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है और यानी डीएनए, और इसमें इंपॉर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल भी है। तीसरी बात ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि डेसिकेशन यानी वाटर लॉस, इसके अलावा यूवी रेडिएशन, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा पीएच चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, ताकि ये सेल को बचा के रखे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये दोबारा से जर्मिनेट करके तो बैक्टीरिया को बना लेगा। इसको हम एंडोस्पोर कहते हैं, जैसे ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये जो आपको रेड में नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली क्या है कि एंडोस्पोर है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन हम कहते हैं कि ये वाटर कहीं से लेगा, यानी क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है तो पानी साथ में कहीं पर होगा, तो उस टाइम क्या होता है कि एंडोस्पोर जो है ना ये हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे यहाँ पर है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये मीन ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि जहाँ पे ना क्या होता है कि इसी की वजह से सेल बच जाता है और अगले साल वो जर्मिनेशन करके दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो ये सेल की एक बचाने का खुद को तरीका है कि वो एंडोस्पोर करता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि मीन ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है। ये डिफरेंट साइज़ आपको दिखाए गए हैं, ये कोक्साई का साइज़ है ये, ठीक है। डिप्लो है ये, देख लें स्टेफाइलो है, ये टेट्राड है 4 हो गए, तो ऑक्टा 8 हो गए, और ये स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये बेसिलस है, ठीक है। और ये माइकोप्लाज्मा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं है। ये डिप्लोबैसिलाई हो गया, ये पेलिसेड बिल्कुल इतना लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हो, तो अगर स्ट्रेप्टोबैसिलाई हो गया, ठीक है। तो ये स्पायरोकीट है, बिल्कुल स्पाइरल शेप है। ये विब्रियोइड है जो कॉमा की तरह के होते हैं। तो ये डिफरेंट आपको शेप्स वगैरह दिखाई गई हैं, तो आपको ताकि याद करने में आसानी हो। फिर मोटिलिटी की तरफ आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया की हमने पहली बात की है कि मोटिलिटी फ्लैजेला की वजह से होती है। अच्छा, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम फ्लैजेला कह रहे हैं, जो लोकोमोशन में इन्वॉल्व है। और बिल्कुल ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पिलाए का, जो बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे छोटे ना इसको कांटे उगे हुए हैं शायद सेल को, तो इसको हम पिलाए कहते हैं। वैसे तो हमने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, मैं आपको बता भी देती हूँ कि फ्लैजेला और पिलाए में क्या फ़र्क होता है। कि फ्लैजेला एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो लार्ज साइज़ का होता है, अपेंडेज है। नंबर 3 कि ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। नंबर 4 कि ये लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। नंबर 5 ये टेक्सोनमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस पे हम बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप कैटेगराइज कर लेते हैं। पिलाए की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है कि हॉलो नॉन हेलिकल और नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के ऊपर। नंबर 2 वो पिलाइन प्रोटीन से बना होता है। नंबर 3 वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, कॉन्जुगेशन करवा रहा होता है। नंबर 4 वो रिप्रोडक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और उसका लोकोमोशन में कोई भी मेन नहीं होता, कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिलाई एंड फ्लैजेला। अच्छा जी, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं। मोटिलिटी फ्लैजेला की वजह से होती है, ग्लाइडिंग भी हो सकती है, ट्विचिंग। ट्विचिंग क्या होता है? स्क्वीज़ करना, ठीक है। ग्लाइडिंग क्या होता है? स्लिप होकर जाना, या बोयंसी भी हो सकती है, पानी के बहाव से भी वो आगे मूव कर सकता है। और स्पायरोकीट के अंदर जो है फ्लैजेला का भी सेम स्ट्रक्चर, यानी सब में ही फ्लैजेला पाया जाता है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। मोनोट्राइकस का क्या मतलब है? जब सेल के एक तरफ फ्लैजेला होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद एम्फीट्राइकस क्या होगा कि एक पोल के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लैजेला होंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। लोफोट्राइकस के एक पोल के ऊपर अनगिनत फ्लैजेला हैं ये। और पेरिट्राइकस फ्लैजेला हर तरफ मौजूद है, तो इसको हमने ये नाम दिए हैं फ्लैजेला की बेस पर। और इसके अलावा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं डायरेक्टली। सो हम वहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से ये आ सकता है, गिव वेरियस टाइप ऑफ फ्लैजेला, सॉरी, गिव वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, कि फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है फ्लैजेला वर्सेस पिलाई का। इसके अलावा जो है ना हम आ जाते हैं डायरेक्टली फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन पहले नोट कर लें, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक पार्ट ऑफ फ्लैजेलम ऑफ प्रोटीन, सॉरी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक पार्ट ऑफ फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया, या ये भी आ सकता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडी। यही चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं कि बेसल बॉडी क्या है। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ इसको हम कह रहे हैं बेसल बॉडी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। बाहर कैप्सूल हो गया, ये हुक का स्ट्रक्चर है जो ऐसे डाइवर्ट हो रहा है, और ये सारे यहाँ से फिलामेंट होती है जो बिल्कुल इस तरह से सेल के बाहर धागे की तरह होती है और सेल को मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर जो बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है ना, इसका सिंगल है तो फ्लैजेलेंट प्रोटीन, फ्लैजेला हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बाहर मौजूद है। सिंगल प्रोटीन फ्लैजेलेंट से बना होता है, इंटरवेंड होता है। इसके अंदर किसी किस्म की ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा, ये सिर्फ मूवमेंट करता है। ये गोल गोल घूमता रहता है, स्पिन करता है, तो ऑर्गेनिज्म मूव करता है। 20 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बेसल बॉडी। फिर उसके बाद हुक आती है, फिर फ्लैजेला का फिलामेंट आता है। 3 पार्ट हो गए। और बेसल बॉडी जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्म और सेल वॉल के दरमियान एम्बेडेड होती है। ये रोटेट करती है। इसके ये जो आपको रिंग की तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये जब रोटेट करते हैं तो हुक रोटेट करता है। हुक रोटेट करेगा तो ये इस तरह से जो है फ्लैजिला की जो फिलामेंट है ये मूवमेंट करेगी। ये 360 डिग्री की रोटेशन करती है, यानी बिल्कुल इस तरह से जो है ये मूवमेंट करता है। तो जैसे आप एक पत्थर अगर बांध लेते हैं धागे के साथ और धागे को आप गोल गोल घुमाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही फ्लैजेला स्पिन करता है, तो ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ या जिस भी डायरेक्शन मूव करना होता है ये मूव कर जाता है। ठीक है। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल टिपिकल बैक्टीरिया जो है वो ई कोलाई है। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म है। ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री में, क्योंकि इसको कल्चर करना आसान है। इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 × 1 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर, ये इस तरह से है 5 × 10 रेज़ टू पावर 6 जो है ना इसके अंदर मौजूद होती हैं बेस पेयर्स। आपने 106 नहीं समझना, ये 5 × 10 रेज़ टू पावर 6 बेस पेयर्स हैं। और उसमें ऑलमोस्ट 2000 प्रोटीन्स के लिए जो है ना कोड यानी जीन्स मौजूद होती हैं। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है इसका साइज़ अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि ये वेरी करता है, और अप टू 1,60,000 बेस पेयर्स भी एंडोसिम्बियॉन्ट बैक्टीरिया में हो सकते हैं। और इसके अलावा जो कैंडाइडिटस या कैंडो कार्सोनेला रूडाई जो होता है, इसमें तो और भी ज़्यादा बेस पेयर्स हैं कि ऑलमोस्ट हम इसमें बात करते हैं कि 12,200,000 यानी इसमें आ सकते हैं जो सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया या सोरेलियम, ये सारी टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेनी है। इसके अलावा इनमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज़ आता है, दैट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की डेफिनेशन ये होती है, इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इट इज़ द एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोवाइड एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू इट। ठीक है। ये होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड और न्यूक्लियस का डीएनए जो होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का जो है प्लाज्मिड होता है, ये इस शेप में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है। छोटा साइज़ में ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ में क्या होता है, ये लार्ज होता है। और लार्ज होता है ये। ठीक है, और जो डीएनए होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। ओरिजिनल जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरह से क्या है कि एक ओरिजिनल डीएनए एक क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जीनोम की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें मौजूद हैं। एक है सर्कुलर डीएनए जो स्मॉल साइज़ का होता है, जो एक ही क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया को हम हैप्लॉइड इसी वजह से कहते हैं, और ये है इसका जीनोम। इसके साथ और क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एक लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो प्लाज्मिड है, जो एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये इनमें फ़र्क है, तो आपको यहाँ से आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोमल जेनेटिक डीएनए। दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। स्ट्रक्चर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन ही आता, आपको छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन केस के अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस जहाँ से मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू प्रिपेयर एंड डू ट्राई योर बेस्ट।